हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों चलनी भी चाहिए क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जो आपकी तैयारी को काफ़ी बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है संपूर्ण भारत सामान्य परिचय एक नज़र में, आज इसकी सेकंड क्लास होने वाली है। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। आज के बाद आपका इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। तो देखिए ये जो क्लास है सभी परीक्षाओं के लिए हैं, ये केवल ऐसे नहीं कि केवल रेलवे के लिए हैं। ये सभी परीक्षा जितनी भी भारत की प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं उनमें सभी में यहाँ से प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह क्लास बहुत बेहतर होने वाली है क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार सरल भाषा शब्दों में क्लास होने वाली है। इसमें हम ऐसे ऐसे फैक्ट को देखेंगे कि जो बिल्कुल परीक्षाओं में सेम पूछे जाते हैं। जो आप क्लास में देखेंगे वो आपको सेम टू सेम परीक्षा में रखा हुआ मिलेगा। बस आपको क्या है कि यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और हम भी जितना भी फैक्ट है सभी पर चर्चा करके चलेंगे। थोड़ा धैर्य बना कर रखें और क्लास को देखिए एंड तक देखना है। ठीक है, जब आप क्लास को एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस क्लास की कितनी वैल्यू है। तो देखिए ये हमारी एक श्रृंखला चल रही है टॉपिक वाइज, उसमें आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि हम लगभग हमारे पास 150 से 200 टॉपिक होने वाले हैं जिसे हम कवर कर रहे हैं जीके जीएस के तहत। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएँ। ठीक है, सभी जो सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर निःशुल्क कराई जा रही है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, देखिए अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े तो दोस्तों इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल को अपना प्यार दिखाइए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा पहला फैक्ट क्या है, पहला फैक्ट होने वाला है कि देखिए दोस्तों मैं अभी अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर आपने पहले से पढ़ रखा तो थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से भी आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप अपने कान में ईयरफोन लगाइए और जो फ़ोन है उसे लैंडस्केप मोड में करिए और थोड़ा वीडियो की क्वालिटी को भी बढ़ा लीजिए ताकि आपका एक अच्छी बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, कम समय में। तो चलिए पहला फैक्ट क्या है। देखिए पहला फैक्ट है कि भारत, ध्यान देना है, भारत दक्षिण एशिया, भाई एशिया है, एशिया के 4 भाग। ठीक है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, तो ये बात जो हो रही है भारत की, तो भारत एशिया में कहाँ पर है, तो भारत जो है एशिया में दक्षिण एशिया में स्थित है। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना। अगर किसी भी टॉपिक पर किसी भी फैक्ट पर डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है कहाँ पर है, तो भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, और में स्थित, देखिए दक्षिण एशिया में तो काफ़ी देश हैं। ठीक है, तो भारत जो है दक्षिण एशिया में जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ध्यान देना भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इस उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं, तो आपको ध्यान देना कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं। और 5 देश कौन से, 2 तो हमारे भारत के ही अभिन्न अंग रहे हैं। कौन, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अब पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है, तो 2 हो गए। और 2 जो है भारत के उत्तर में एक नेपाल और एक छोटा सा देश भूटान है। ठीक है, आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल हैं जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान जो भारत के अभिन्न अंग रहे, और 2 भारत के उत्तरी देश, एक नेपाल और एक भूटान। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश हमारा भारत देश महान है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखिए। सभी फैक्ट अपने आप में 100% है। ठीक है, सभी फैक्ट अपने आप में 100% अपनी वैल्यू रखते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखिए कि किसका, भारत का, इसका प्राचीन नाम आर्यव्रत, ठीक है, आर्यवर्त एवं जम्बूद्वीप है। किसका, भारत का। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखिए, बड़े ध्यान से समझना है और बस एक बार समझ लो, फिर बाद में अगर परीक्षा में रिवाइज करके जा सकते हैं, बाकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए क्या फैक्ट है कि जो अधिकांश भारतीय भूभाग पर जो जो मानव समूह की जो प्रजाति है ये कहाँ से है। ठीक है, कौन से, क्योंकि अभी जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब वहाँ कोई काकेशियाई या काकेसाइड वगैरह सब पढ़ने को मिलेगा। तो जो हमारे भारतीय मानव प्रजाति है, भारतीय समूह की जो मानव प्रजाति है, वो जो इस यानी काकेशियाई या काकेसाइड जो मानव प्रजाति है इस समूह से प्रेरित है या संबंधित है। ठीक है, तो ये जो प्रजाति है, देखिए आप इस तरीके से देखेंगे तो ये जो प्रजाति है, क्योंकि भारत की स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ जब ऑस्ट्रेलिया है तो ये सब जो एरिया है यहाँ काकेशियाई मानव समूह की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, काकेशियाई, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया से संबंधित
ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ये जो मानव प्रजाति। तो इस तरीके से आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ हम इन सब डाउट को आपको क्लियर कराते चलेंगे। बस आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि जो अधिकांश जो भारतीय हैं, अधिकांश सारे भारतीय नहीं, अधिकांश भारतीय, ज़्यादातर जो भारत की स्थिति देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है कौन सा, पूरब और दक्षिण पूरब का जो एरिया है, ये वाले इस बेल्ट में ज़्यादातर जो है काकेशियाई मानव प्रजाति समूह पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या है देखिए, ये भी बड़ा अच्छा फैक्ट है कि सर्वप्रथम सबसे पहले ईरानी यानी कि मुस्लिम कंट्रियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, सबसे पहले जो ईरानी लोग थे उन्होंने ही भारत को क्या कहा, भारत को हिंदुस्तान कह के बुलाया। अब जैसे यूनानियों जैसे कि यूरोप वगैरह में चले जाएंगे तो यूरोप वासियों ने या यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। ठीक है, भारत को इंडिया कहा। अब आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भारतीयों को हिंदुस्तान का जो शब्द का प्रयोग है वो जितनी मुस्लिम कंट्री यानी ईरान के जो आसपास के लोग थे या ईरान के जो लोग थे, इन्होंने जो अरब कंट्रीज़ के लोग थे उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहा, और जो यूरोप वासी थे, यूनानी थे, उन्होंने भारत को इंडिया कहा। ठीक, चलिए अगला फैक्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, जब आप अच्छे से तैयारी करने का आपका प्लान होगा तभी आप ऐसी क्लासेस को, ऐसी बेहतर क्लासेस को, अपने आप में यूनिक क्लासेस को देख सकते हैं, अन्यथा तो आपका मन है कि स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे जो हमारा फैक्ट है क्या होने वाला है कि भारत, ध्यान देना कि देखिए अभी हमारा जो इंडिया है हमारा, तो इस इंडिया की जो साइडें हैं नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भारत की जो स्थिति इस तरीके देखिए कि भारत के जो नॉर्थ में एक तो नेपाल है, ठीक है, एक भूटान और एक चीन है। ठीक, ये वाली साइड पे हो गए 3 देश, नेपाल, भूटान और चीन। अब आते हैं दक्षिण में, आप देखेंगे तो दक्षिण में भारत के क्या है, तो एक श्रीलंका, छोटा सा देश है श्रीलंका, और एक हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका देश भारत के नाम पर पड़ा। ठीक है, तो देखिए जितने भी हमारे महासागर हैं, हमारे भारत की कितनी बड़ी वैल्यू है कि वहाँ एक महासागर का नाम हमारे देश हिंद देश यानी कि हिंद महासागर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि अगला फैक्ट क्या है। अगला फैक्ट है कि जो भारत है, भारत के पूर्व में कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो जो भारत है, ये देखिए भारत है तो भारत के यहाँ पर बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, 3 हो गए, क्या हो गया, एक तो म्यांमार हो गया, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ज़्यादा ये इतना डीपली नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए पश्चिमी सीमा पर, भारत की जो पश्चिमी सीमा में एक तो पाकिस्तान है यहाँ पर, और नीचे क्या है, अरब सागर। ठीक है, भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और अरब सागर। चलिए ये वाला फैक्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा होगा। थोड़ा सा दिक्कत है कि अगर डिजिटल बोर्ड होता तो आपको बहुत बेहतर तरीके से इसे कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर दिया जाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मैंने ये भी बताया था फैक्ट आपको कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, कौन सा महासागर, हिंद महासागर का नामकरण किया गया। हिंद महासागर कहाँ है, तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला फैक्ट क्या होने वाला है कि हिंद महासागर, ध्यान देना, हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है, ये कभी पूछा गया कई बार परीक्षाओं में। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर है। क्या है, हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर है। अब जो हिंद महासागर को हम किस किस नामों से जानते हैं, तो हिंद महासागर को अन्य नाम रत्नाकर है, और इस हिंद महासागर को शांत क्षेत्र और 7 समुद्रों की कुंजी, ध्यान देना, हिंद महासागर को शांत क्षेत्र और 7 समुद्रों की कुंजी, यानी कि 7 समुद्रों की कुंजी का मतलब है कि 7 समुद्रों का द्वार यहाँ से ही खुलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि जो हिंद महासागर है, ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इधर टॉपिक जो चल रहा है, बस आपको ध्यान देना है, अपने कान में ईयरफोन लगानी है बेहतर तैयारी के लिए। अगर बेहतर तैयारी नहीं करनी है तो आपकी मन मर्जी है। ठीक है, देखिए क्या है कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर की स्थिति हमने बताया कि आपको भारत के दक्षिण में है। ठीक है, भारत के दक्षिण में। अब जो हिंद महासागर है, जो भारत हमने यहाँ पर हेडलाइट किया था, तो भारत के दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर। ठीक है, कौन है, हिंद। ठीक है, हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर की स्थिति से चर्चा हो रही है कि हिंद महासागर का पश्चिमी भाग कौन सा, तो हिंद महासागर का जो पश्चिमी भाग है ये है, तो कौन है, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर जो भारत के पश्चिमी भाग पर भी स्थित है। ठीक है, और अरब सागर और जो ये था ना, ये देखिए हिंद महासागर है, इसके पूर्व में क्या, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो हिंद महासागर कहाँ है, तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है, और हिंद महासागर के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
चलिए अब देखिए अगला फैक्ट क्या है, बहुत हर एक फैक्ट अपने आप में यूनिक है, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट क्या है कि भारत में जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। आपको ध्यान देना है कि जो भारत में जो अब मेजरमेंट होता है समुद्र तल से ऊंचाई का, तो वहाँ एक औसत ऊंचाई जो मापी जाती है वो चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला फैक्ट क्या है कि अगला फैक्ट है कि भारत, ध्यान दें, भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य, भारत में देखिए भारत है और भारत का जो सर्वाधिक पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और जो पश्चिमी राज्य है वो कहाँ है, गुजरात है, ठीक है। और जो उत्तरी राज्य है वो अब हिमाचल प्रदेश है। ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बनाने की संभावना है, क्योंकि अब भारत का जो है राज्यों का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि जो भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और इधर जो है गुजरात है, और इधर जो है हिमाचल प्रदेश है, और इधर कौन सा है, अंडमान निकोबार। तो ध्यान देना है और इस फैक्ट को क्लियर करना है कि अंडमान निकोबार, ठीक है। आपको ध्यान देना कि भारत के उत्तर और साउथ में, भारत का सबसे उत्तरी और सबसे साउथ में कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए जब राज्य की बात आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ देखने का प्रयास है कि जो भारत है राज्य की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश है, और सबसे जो उत्तरी राज्य की अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश है, परंतु जब ऑल ओवर राज्य की बात करते हैं तो वहाँ लद्दाख है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख है, उससे फिर आप नीचे देखेंगे जम्मू है, और फिर हिमाचल पूर्णतः राज्य है जो भारत का सबसे उत्तरी राज्य इस टाइम वर्तमान में है, ठीक है। अब पूर्वी हमने देख लिया अरुणाचल प्रदेश, और हमने पश्चिमी देखा गुजरात है, और दक्षिण में देखा कि अंडमान निकोबार है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे जो फैक्ट है वो है कि भारत की मुख्य भूमि, ध्यान देना दोस्तों इस शब्द पर ध्यान देना है कि भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश, ये ठीक है, ये 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 अंश एवं 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर, ठीक है। ध्यान देना है आपको, ये जो हमारा जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है भारतीय, इसे आपको याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना कि कोई भी कभी पूछ सकता है कि आपका देशांतर और अक्षांश जो विस्तार है भारत का कितना है, ठीक है। जनरल नॉलेज का भी ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है संपूर्ण, देखिए अभी तो मुख्य भूमि से चर्चा चल रही थी, मुख्य भूमि वो भूमि है जो तटीय भाग है, ठीक है, परंतु तटीय भाग जो होता है, तटीय भाग से नीचे भी भारत की सीमा है। तो अब रियलिटी जो भारत की सीमा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो अक्षांशीय, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो देखेंगे कि भारत की साउथ की सीमा बदल जाती है, तो वो कहाँ है, 6 डिग्री 4 अंश से शुरू होती है, और जो मुख्य भूमि की है वो 8 अंश 4 डिग्री, लगभग 2 डिग्री का अंतर है, ठीक है। तो अब कहाँ जाती है, उत्तरी सीमा तो फिक्स है, 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या होने वाला है कि देखिए अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है, तो अक्षांशीय और देशांतर में भारत 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखिए, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कर्क रेखा, आप जानते हैं कि रेखा ग्लोब पर 3 है, कर्क रेखा, मध्य रेखा और मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा जैसे आप देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को ये क्या भूमध्य रेखा, और 23 डिग्री 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, ठीक है। अब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कर्क रेखा भारत से गुजरती है, और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए आगे देखिए कि जो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और सबसे पहले जो एंट्री होती है कर्क रेखा की, देखिए जो कर्क रेखा की इधर से एंट्री होती है, तो इधर से गुजरात है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इस तरीके से आपको ध्यान देना। तो सबसे पहले एंट्री यहाँ हुई और सबसे बाद में मिजोरम पर, ठीक है। अब ये देखना है कि सबसे कम किस राज्य से गुजरती है, तो सेकंड नंबर का जो राजस्थान है इसमें सबसे कम राज्य से गुजरती है, और सबसे अधिक राज्य कौन सा जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सारे डाउट आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर लो, यहाँ धैर्य बनाए रखो। देखिए यहाँ लिखा भी है कि कर्क रेखा 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है कि जो कर्क रेखा है, लिखा है कि यहाँ जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से और न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है, ठीक है। चलिए
अगला जो पॉइंट है क्या है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का एक ऐसा पॉइंट है जो से दक्षिणतम पॉइंट, देखिए भारत की जो डायरेक्शन है, इन डायरेक्शन के अपने लास्ट पॉइंट हैं। राज्य तो हमने चर्चा कर ली, इनके पॉइंटों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान में निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, ठीक है। और जो अंडमान द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार है, ठीक है, जो ग्रेट निकोबार है यहाँ पर में 6 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश स्थित है। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार को हम देख रहे थे, तो सबसे दक्षिणतम जो अक्षांशीय विस्तारीय जो पॉइंट है वो कहाँ है? कहाँ है? वो जो समूह ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए कि जो भारत है, आप देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप देखिए कि 99 परीक्षाओं में ये क्वेश्चन, जब ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो ये पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 82.5, देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये प्रयागराज वर्तमान में क्या है? प्रयागराज जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले का नाम है। ठीक है, अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। ठीक है, को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मध्यम समय यानी GMT से, देखिए ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि कितने घंटा आगे है पीछे है। ठीक है, तो 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, आगे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला बिंदु क्या है कि आपको बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि भारत के पूर्व, और ध्यान देना जो भारत है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? तो दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है, इनके मध्य जो देशांतरीय विस्तार के कारण जो समय में जो अंतर है वो 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखिए क्या है। देखिए हर एक फैक्ट अपने आप में यूनिक है, बस आपको कॉन्सेप्ट के साथ देखना है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट क्या है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है भारत के 5 राज्यों से, ध्यान देना कई बार पूछा गया है कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, क्योंकि ये जो भारत है, मान लो ऐसा हुआ, और ये जो ग्रीनविच टाइम रेखा ऐसे गुजरती है, और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, सबसे पहले यूपी से गुजरती है, फिर MP से गुजरती है। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश से गुजरती है, उसके बाद जो नहीं देखिए जो MP के बाद छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और उसके बाद फिर उड़ीसा से गुजरती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना कि जो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नीचे चलेंगे तो MP से नीचे देखेंगे छत्तीसगढ़ से नीचे देखेंगे तो उड़ीसा से लगती है, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखिए क्या है। आगे जो फैक्ट है कि देखिए अब हाँ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ यूनिक है। कभी कभी क्या है, इतना तो पूछ लिया जाता है, परंतु कुछ नया पूछने की जब बन जाती है संभावना, तो इस तरीके देखिए कि भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य, देखिए यहाँ देखिए जो भारतीय मानक समय रेखा है और जो कर्क रेखा है, क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा ऐसे आती है और कर्क रेखा ऐसे जाती है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से गुजरती है और जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, वो एक दूसरे से कहाँ पर मिलती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को आपस में काटती है। ध्यान देना कि छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला जो हमारा फैक्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फैक्ट तो सभी 100% इंपॉर्टेंट हैं कि भारत में जो तटीय राज्य हैं, ठीक है, भारत में जो तटीय राज्य हैं ये वाले, तो भारत में जो तटीय राज्य हैं कितने हैं? ये जो हमारे भारत के जो तटीय राज्य हैं इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 9 है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले गुजरात, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, कितने राज्य हैं भारत के साउथ में जो भारत की तटीय भूमि से लग रहे हैं? तो उनकी संख्या है 9। ठीक है, चलिए आगे लगा फैक्ट देखिए आज आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित। ठीक है, चलिए क्या है कि भारत के 16 राज्य, ध्यान देना भारत के 16 तो राज्य हैं और 2 कौन है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगे हैं। ठीक है, ठीक है,
ठीक है। तो चलिए देखिए, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगे हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। ठीक है। अब देखिए अगला जो हमारा फैक्ट है वो क्या है कि जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है। आपको ध्यान देना, यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न उठाए गए हैं कि भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है और वो उसका जो भूभाग है 3 राज्यों में फैला है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, क्योंकि उसके अंदर 4 तो जिले हैं और 4 जिले भी 3 राज्यों में फैले हैं। ठीक है। तो कौन कौन से जो जिले हैं वो कौन कौन से राज्यों में फैले हुए हैं, तो कह रहा है कि 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यमन जो है आंध्र प्रदेश में। ध्यान देना। ठीक है। तो देखना है कि जो पुडुचेरी ये इसका जो यमन जिला है आंध्र प्रदेश में, और जो कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में, और माहे देखिए कई बार पूछा गया है कि माहे जो किस राज्य में है। ठीक है। तो माहे जो है केरल राज्य में है, पुडुचेरी का जो जिला है केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक है। चलिए आगे देखिए कि जो भारत के कुल 20 राज्य, ठीक है, भारत में कुल 20 राज्य स्थल रूढ़ यानी लैंड लोकेड हैं, जिसमें से 5 राज्य हैं। कौन कौन से? हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। ये ऐसे हैं जिनका भू अवशिष्ट है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। ठीक है। चलिए आगे देखिए कि अगला जो हमारा फैक्ट होने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पीसीएस की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य होते हैं। ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला राज्य है। तो कितना? ध्यान देना, जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है, तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा भी 8 राज्यों को स्पर्श करती है और एक केंद्र शासित प्रदेश को दिल्ली को स्पर्श करती है। देखिए उत्तर प्रदेश लेखपाल की मुख्य परीक्षा में इस क्वेश्चंस पर काफ़ी विवाद हुआ था। ये क्वेश्चंस जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। ये क्वेश्चंस हाई कोर्ट से चला, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट तक गया। आखिरकार बच्चों की हार हुई और आयोग की जीत हुई, क्योंकि आयोग की अपनी मनमानी थी उसमें। ठीक है। तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट कर लेना है, जब कुल की बात पूछेगा तो वहाँ 9 पर है और राज्यों की बात करेगा तो 8 की है। ठीक है। चलिए अगला जो हमारा फैक्ट है, अगला फैक्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश जिससे सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है, अब उस उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जो लंबी सीमा है मध्य प्रदेश से लगती है। ध्यान देना, मध्य प्रदेश से लगती है। और सबसे कम यानी उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा जो साउथ में मध्य प्रदेश से, और सबसे कम नॉर्थ में जो है हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखिए क्या है कि अगला फैक्ट जो है दोस्तों, देखिए कि भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से कितनी दूर तक है, तो तट से 12 मील समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। ठीक है। जो भारत की तट सीमा है, तो भारत की तट सीमा से 12 समुद्री मील है दूरी, जिस पर भारत का अधिकार है। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये साइंस का भी क्वेश्चन बन जाता है कि एक समुद्री मील यानी समुद्री मील को हम नॉटिकल मील भी बोलते हैं, जिसकी दूरी कितनी होती है कि 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखिए। अगला जो फैक्ट होने वाला है वो क्या है कि भारत का जो संलयन क्षेत्र है, भारत का संलयन क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि देखिए आगे जो टॉपिक, आगे जो फैक्ट है कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्र मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय और जीव तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। आपको ध्यान देना है। ठीक है। चलिए आगे क्या है कि अगला जो फैक्ट है कि देखिए अगला जो फैक्ट होने वाला है कि हमारा कि भारत का, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है। तो ध्यान देना कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गोडविन ऑस्टिन यानी K2 है, जो काराकोरम श्रेणी कहाँ पर है? लद्दाख में। तो उस काराकोरम श्रेणी लद्दाख में भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गोडविन ऑस्टिन यानी K2 है। ध्यान देना। ठीक है। तो अगर ये हिमालय पर्वत श्रेणी में नहीं है, देखिए हिमालय ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उसमें भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चंस को क्लियर कर लेना यहाँ से कि भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो, अगर बच्चों को, ज़्यादातर बच्चे क्या जानते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो हिमालय पर्वत श्रेणी में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो जो काराकोरम श्रेणी है पर्वत की उसमें है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? ये भारत की सबसे पर्वत की ऊंचाई है। ठीक है। तो देखिए कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गोडविन ऑस्टिन K2 जो कि काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। लद्दाख क्या है? भारत का अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान देना। और हिमालय श्रेणी की बात करते हैं तो हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत
चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है, ठीक है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना, कई बार इस क्वेश्चन में डाउट बन जाता है बच्चों को, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा फैक्ट है और आज की क्लास का लास्ट फैक्ट है कि जो धनुषकोडी है, धनुषकोडी भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोडी एक शहर है और ये धनुषकोडी जो है भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है, ठीक है। धनुषकोडी जो पंपन द्वीप तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। धनुषकोडी जो एक शहर है वो भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है, और जो धनुषकोडी जो शहर है वो कहाँ पर है, तो वो पंपन द्वीप पर है। पंपन द्वीप कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में है। इस धनुषकोडी और पंपन द्वीप के माध्यम से जो भारत और श्रीलंका की कनेक्टिविटी को बनाए हुए है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आज की जो क्लास है, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, और इस क्लास में भारत का संपूर्ण परिचय से आपको अवगत करा दिया गया है। देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक और कमेंट के माध्यम से आप हमें अपना प्यार दिखा सकते हैं, और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों से कह सकते हैं कि अच्छी तैयारी के लिए आप जो है ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन, ठीक है, विद विपिन चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। मिलते हैं ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।